नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेबी 2023 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रिटेल बैंकिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पेपर 4 के मॉड्यूल ए का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशंस और उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं। आज हम रिटेल बैंकिंग की कुछ विशेषताएं, उसके एडवांटेज, उसके कॉन्स्ट्रेंट्स और रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ हम रेगुलर बेसिस पे क्विज पोस्ट कर रहे हैं, आप उनका आंसर दें और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिटेल बैंकिंग की विशेषताएं। तो रिटेल बैंकिंग की विशेषताओं में बैंकिंग फैसिलिटी टारगेटेड एट इंडिविजुअल कस्टमर्स, ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। रिटेल बैंकिंग का मतलब ही है कि जब भी इंडिविजुअल कस्टमर को हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो रिटेल बैंकिंग कहलाती है। फोकस टुवर्ड्स मास मार्केट सेगमेंट कवरिंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, हम एक बड़ी संख्या में पॉपुलेशन को कवर करते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर में। इसके विपरीत जब हम कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं तो वो एक सिंगल कस्टमर हो गया, और जब हम रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत में वेरियस एफडीज सुविधाएं, लोन की फैसिलिटी जब हम देखते हैं तो वो लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है। ऑफर डिफरेंट लाइबिलिटी एसेट एंड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स। जस्ट अभी मैंने बताया कि जब हम बहुत सारी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जब हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को ऑफर करते हैं तो ये उसकी एक विशेषता है रिटेल बैंकिंग की। डिलीवरी मोड ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल। फिजिकल ब्रांच में कोई भी कस्टमर आए, जो भी सर्विस हमसे ले वो फिजिकल होती है, और वर्चुअल में जो वो अपने घर बैठे 24/7 कर पाए वो वर्चुअल सर्विस होती है, जिसमें एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आते हैं। एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, छोटे जो बिजनेस है जब उनको हम कोई फैसिलिटी प्रदान करते हैं वो भी एक रिटेल बैंकिंग की विशेषता में आती है। टुडे रिटेल बैंकिंग इनकम्पासेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स और मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। ये इसका एक तरीके से सारांश हो गया कि ये रिटेल बैंकिंग घिरा हुआ है मल्टीपल प्रोडक्ट्स से, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स और मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। ये हमारी कुछ रिटेल बैंकिंग की विशेषताएं थी। अगला हमारा टॉपिक है एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का। तो एडवांटेज में क्या है कि क्लाइंट बेस विल बी लार्ज एंड देयरफॉर रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस द कस्टमर बेस। क्लाइंट बेस ज़्यादा होने के कारण जो रिस्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे बैंक को नुकसान बहुत कम होता है। कस्टमर लॉयलिटी विल बी स्ट्रॉन्ग, और जब हम उसे एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बढ़िया जब हम सर्विस देते हैं तो कस्टमर की लॉयलिटी जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है, और कस्टमर जो है टेंड नॉट टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन, और वो मजबूर हो जाता है कि वो बार बार बैंकों का स्विच नहीं करता है। जहां उसे एक बार सर्विस अच्छी मिल रही है तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता है। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड्स, सिंस स्प्रेड्स आर वाइड, सिंस कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली। कस्टमर जो है वो बार्गेन आसानी से कर लेता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और रिटेल बैंकिंग में क्या होता है कि जब आप कस्टमर के लिए जब आप स्पेशल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बार्गेनिंग होती है कि आप इंडिविजुअल कस्टमर्स को इस तरीके की सर्विस दे रहे हैं, आप उसे इंटरेस्ट रेट इतना दीजिएगा, तो ये बार्गेनिंग में आता है। और क्रेडिट रिस्क टेंड्स टू बी वेल डाइवर्सिफाइड एज लोन अमाउंट्स आर रिलेटिवली स्मॉल। जब हम इन्हें लोन देते हैं, जब हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को ज़्यादा संख्या में लोन देते हैं, ज़्यादा लोगों को लोन देते हैं, तो हमारा रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब जगह तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट ही ज़्यादा है। रिटेल लोन का मतलब ही हुआ कि हम स्मॉल लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन नहीं दे रहे हैं जिसे एक साथ 500,000 करोड़ रुपए चाहिए। देयर इज लेस वॉलेटिलिटी इन डिमांड एंड क्रेडिट साइकिल देन फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट। अब लार्ज कॉर्पोरेट की डिमांड क्या होगी, वो तो एक बार में ही बोलेंगे भाई 1000 करोड़ दो, और यहाँ जो इंडिविजुअल कस्टमर आते हैं वो बोलेंगे 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दो। तो इसलिए इसमें जो है वो डिमांड जो है वो बहुत कम होती है, इसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती, यानी कि आपको अस्थिरता नहीं रहती है। जो डिमांड और क्रेडिट साइकिल है उसमें अस्थिरता नहीं रहती है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग का लोन है। रिटेल बैंकिंग के लोन बहुत छोटे अमाउंट के होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स कैन फैसिलिटेट मार्केटिंग, मास सेलिंग एंड एबिलिटी टू कैटेगराइज सिलेक्ट क्लाइंट्स यूजिंग स्कोरिंग सिस्टम, डाटा माइनिंग। जब हमारा क्लाइंट बेस ज़्यादा रहेगा तो हम मार्केटिंग अच्छी कर पाएंगे, हमारा मास सेलिंग होगी, ठीक है। और जब हमारे पास ज़्यादा लोगों का ज़्यादा डेटा रहेगा तो हम उसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि किस तरह के बंदे को किस तरह का लोन चाहिए। जो डाटा माइनिंग होती है, डाटा माइनिंग यही होती है कि जो भी हमारी डाटा, हमारी रिक्वायरमेंट जो बैंक में फीड होती है, तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डाटा माइनिंग करके एक स्पेशल ये निकालते हैं बैंक्स की, हाँ हमारे पास इस तरह के कस्टमर ज़्यादा है जो इस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें और बेहतर अगर करेंगे तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ एडवांटेज थे। अभी एडवांटेज के साथ साथ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एडवांटेज के साथ साथ कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स स्पेशली इफ द अवेलेबल आईटी सिस्टम्स आर नॉट सफिशिएंटली रोबस्ट। एक तरफ रिटेल बैंकिंग का झुकाव ज़्यादातर ऑनलाइन हो रहा है, ज़्यादातर बैंक्स जो है आजकल डिजिटल पे जोर दे रहे हैं, तो अगर आईटी सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं होगा तो इतने लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स को मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाएगा। सेकंड है रैपिड एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैन लीड टू आईटी कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ हर दूसरे दिन एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो जब ये नए प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो आपको हर अल्टरनेट डिलीवरी चैनल पे उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स देनी होती है। जैसे अगर आप मोबाइल बैंकिंग की ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी प्रोडक्ट देखना है। फॉर एग्जांपल आजकल बैंक जैसे एक फिक्स डेज की एफडीज कर रहे हैं, लाइक 777 डेज, 666 डेज, 888 डेज। तो अब मान लीजिए कि बैंक ने एक स्कीम निकाली कि आज 888 दिन का अगर आप एफडी करते हैं तो आपको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये 888 डेज की आप ब्रांच से तो कर रहे हैं, बट अल्टरनेट डिलीवरी चैनल पे भी आपको चाहिए, तो आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग में उस चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो रैपिड इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैन लीड टू आईटी कॉम्प्लिकेशन। तो आईटी में कॉम्प्लिकेशन, अगर आपका आईटी सेल मजबूत नहीं होगा तो इमीडिएटली आप वहाँ वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, या आप वहाँ कर भी देंगे तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है, जैसे एफडीज नहीं बनेगी, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आईटी कॉम्प्लिकेशंस जो है उतनी ज़्यादा बढ़ती है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क्स एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस टेंड टू बी रिलेटिवली हाई। अब पहले क्या होता था कि जब
कॉस्ट जो है आपकी ब्रांच बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर एक कस्टमर को अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सर्विस दे रही है। अगर वही कस्टमर अल्टरनेट डिलीवरी चैनल के थ्रू वो सर्विस ले लेता है तो बैंक की कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम पड़ती है। तो इसी के लिए अभी लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस को ये लोग बैंक्स जो है वो मूव कर रहे हैं कि वो आप अल्टरनेट डिलीवरी चैनल पे लेके जाएं, और जितने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस वही सिर्फ ब्रांच में करने की जो मेन टारगेट यही है। दैट्स व्हाई बैंक्स आर मूविंग टू ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजेक्शंस। तो अगर जैसे एक कस्टमर अगर ब्रांच में आता है तो ब्रांच में आके अगर 2,000 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन करता है तो ब्रांच की कॉस्टिंग तो वही है। वही कस्टमर यहाँ आके अगर 2 लाख का ट्रांजेक्शन करता है तो भी ब्रांच की कॉस्टिंग वही है। वही 2,000 के कस्टमर को हम मूव करा रहे हैं कि छोटे छोटे जितने ट्रांजेक्शन हो, जितनी भी स्मॉल टिकट की जो ट्रांजेक्शन है उसको अल्टरनेट डिलीवरी चैनल के थ्रू कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। हायर डेलिक्वेंसीज स्पेशली इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। अब जब आपका लार्ज वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके बहुत ज़्यादा हो गए, तो जो उसमें ओवरड्यू अमाउंट्स जो जनरेट होंगी वो भी लार्ज होंगी। तो उसमें क्या इसलिए बोला है कि इसमें डेलिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जब इसमें ओवरड्यू हो जाता है तो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स और क्रेडिट कार्ड में रिसीवेबल जो क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यू हो गए तो उसका फॉलोअप ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक रिटेल बैंकिंग का हमारा कॉन्स्टेंस है। एनी लॉस इन फेथ इन अ पार्टिकुलर बैंक कैन लीड टू सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ द बैंक। दिस इज कॉल्ड बैंक रन। कहीं भी अगर कोई मान लीजिए कि बिना मतलब की कोई बात लीक हो गई बैंक के अगेंस्ट में कि भाई बैंक बंद होने वाला है, बैंक डूबने वाला है, तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी कस्टमर होंगे वो सबके सब मूव कर जाएंगे कि अपना अपना डिपॉजिट निकालने लगे। और एक बार जब एफडीज जब बैंक से डिपॉजिट जाने लगेगा तो शॉर्ट कैश की स्थिति में आ जाएगा, तो वो क्या होगा, बैंक कोलैप्स कर जाएगा। जब सारी की सारी डिपॉजिट चला गया तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक कोलैप्स कर जाएगा। अभी तीसरा टॉपिक है हमारा प्री रिक्वेस्ट फॉर सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट कैन सब्सक्राइब टू द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया, अ फ्यू ऑफ व्हिच आर लिस्टेड बिलो। आइए देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एन एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। डिलीवरी मैकेनिज्म मतलब जो भी हम सर्विस दे रहे हैं थ्रू ब्रांच हो या थ्रू अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी मैकेनिज्म। व्हाट एसेंशियल ब्रांच कस्टमर टू देयर बैंक इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड, द फेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग एंड द प्रॉम्प्टनेस ऑफ सर्विस। कस्टमर को आंख बंद करके विश्वास दिलाने के लिए बैंक में 2-3 चीज़ें ही होती हैं। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कि आप इधर वो लोन के केस में हो या एफडी के केस में। अगर एफडी के केस में हो तो कस्टमर को ज़्यादा मिले और लोन के केस में तो कस्टमर को कम मिले। तो एक तो हो गया अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग, प्रॉम्प्टनेस ऑफ सर्विस, फेयरनेस, भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्विस जो भी हम ऑफर कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। तो यही जो 3-4 चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को आंख बंद करके ये विश्वास दिलाती है कि भाई ये बैंक अच्छा है। It is important for the bank to enhance the customer experiencing by ensuring that the services are made available whenever and wherever the customer demands them. जब इसके लिए जरूरी क्या होता है कि कस्टमर जब भी कोई सर्विस की डिमांड करे उसकी पूरी होनी चाहिए। अब ब्रांच लेवल पे तो आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की सर्विस दे सकते हैं, बट अदर टाइम में अल्टरनेट डिलीवरी चैनल को मजबूत करने का यही एक कारण है कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शंस पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अब ये चीज़ें अगर होती है, अगर आपका डिजिटल बहुत बढ़िया है, आप कस्टमर को इस तरह की सर्विस दे पा रहे हैं कि 24/7 वो जब मन करे तब एनी सर्विस आप यूज़ कर पाए, तो वो रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद करती है। द बैंक शुड बी एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर इन सेफ, सिक्योर, प्रॉम्प्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कस्टमर की कॉस्टिंग भी कम लगनी चाहिए, उसको सेफली मीन्स उसके साथ कोई फ्रॉड वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसको सर्विस जो है वो तुरंत मिलनी चाहिए, प्रॉम्प्ट सर्विस उसकी होनी चाहिए। यानी कि अब वो नहीं है कि हम डिजिटल ट्रांजेक्शन करने बैठे हैं, ऑनलाइन कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और हमारा सर्वर जो है वो घूमे जा रहा है, तो वो कस्टमर उस पर फेथ नहीं करता है ना। सेकंड है प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस। कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए जरूरी है, इस चीज़ को ही चुनना है। सिंपल सी बात है, आपके सामने एक कस्टमर बैठा है, आपके पास तो इतने सारे प्रोडक्ट है, बट आप इतने सारे प्रोडक्ट किसी को समझा नहीं सकते हैं। आपको उसे समझना होगा कि उसको हम क्या 2-3 प्रोडक्ट ऑफर करें कि वो उसमें से चुन ले। अनदर एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इज एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। बैंक्स मस्ट इन्वेस्ट हेवली इनटू डाटा एनालिटिक्स एंड एक्सेस व्हाट आर द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ देयर कस्टमर्स फॉर देयर न्यू कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू रिटेन एक्जिस्टिंग वंस। जैसे अब वो कस्टमर आपके सामने बैठा है, आपके पास डेटा है, आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू एफडीज बहुत करता है, ठीक है। अब एफडीज बहुत करते हैं, आपके पास अचानक से कोई स्कीम आई है कि 444 दिन की एफडी में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप तुरंत उसको ऑफर करोगे, वो कन्विंस हो जाएगा। आप एक कस्टमर है जो आपके पास हमेशा आके एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे पूछता है या बात करता है, आपको तो पता है क्योंकि आप ब्रांच में बैठे हैं। अब आपके सामने वो बैठा है, आपके पास म्यूचुअल फंड का कोई एक स्कीम आई हुई है या एसआईपी की कोई स्कीम आई, आप उसको ऑफर करोगे, वो तुरंत ले लेगा। अब वो कस्टमर बैठा है, अगर आप उसको लोन के बारे में समझाएंगे वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, सुनेगा आपकी बात, क्योंकि आप सामने बैठे हैं, आप एक बैंक के सीट पे बैठे हैं, तो आपकी बात सुनेगा, बट वो लेगा तो वही क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड और एसआईपी में। तो बैंक क्या करता है, बैंक अपना डाटा एनालिटिक्स इसलिए करता है कि कस्टमर के अकाउंट्स में क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो उस तरीके से अपनी एक रिजल्ट बनाता है कि कस्टमर को क्या चीज़ हम ऑफर करें। अगर मान लीजिए कि एक बैंक में 1 लाख कस्टमर है और 1 लाख कस्टमर में अगर 10% का भी रुझान किसी एक हिस्से में है, तो बैंक उसके लिए कोई स्कीम लाता है ताकि वो 10% लोगों को एक साथ उस चीज़ का ऑफर कर सके। इसके बाद प्राइसिंग तो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले कस्टमर आके ये बोलते हैं कि भाई एफडी का क्या रेट है, आप कार लोन दे रहे हैं, आप बताइए आप क्या रेट में देंगे, आप इतने में दे रहे हैं, वो बगल वाला बैंक तो इतने में दे रहा है। तो प्राइसिंग जो है वो रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे जरूरी है। द प्राइसिंग डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बोथ ऑन द लायबिलिटी एज वेल एज ऑन द एसेट साइड आर हेवीली वेटेड अगेंस्ट द रिटेल कस्टमर एज अ ग्रुप। चौथा है स्कोरिंग मॉडल्स फॉर एक्सेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस। अभी हम मोस्ट ऑफ द बैंक्स में स्कोरिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वही कस्टमर का डेटा फीड करके एक पार्टिकुलर स्कोर जनरेट करना, 100 में, 10 में, 50 में, हर बैंकों का अपना अपना है कि अगर मान लीजिए 100 में है तो
कुछ एक चीज़ें आ गई, 15-20 डेटा रिक्वायर्ड हुआ, 15-20 डेटा हमने उसमें डालने से उसका स्कोर 80 आया, 85 आया, तो उस हिसाब से सब बैंकों ने अपना अपना किया कि जैसे अगर 100 है तो आपका मिनिमम 80 आएगा, तभी हम लोन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्कोरिंग मॉडल में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी इनकम, वो कितने दिन से एक जगह पे रह रहा है, उसके फैमिली में कितने डिपेंडेंट है, उसकी पर इनकम, उसकी जो इनकम में पर डिपेंडेंट कितना है, उसका सिविल स्कोर क्या है, etc etc. Credit scoring model is a statistical technique that combines several financial characteristics to predict the behavior of the new applicant based on the performance of existing borrower. Some banks started employing credit scoring even in retail segment. अभी कार लोन, हाउसिंग लोन में भी स्कोरिंग होती है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ये काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर यूजिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट टू एक्सेस द फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ द एप्लीकेंट। हम लोग CIC निकालते हैं, CIC क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से, जैसे अभी हमारे पास 4 हैं, सिविल हो गया, क्रिफ, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स। हम लोग इसके बेसिस पे कस्टमर कि जो प्रीवियस हिस्ट्री है लोन्स की वो देख सकते हैं। वो भी स्कोरिंग मॉडल का एक पार्ट रहता है कि उसका जो स्कोर है वो कितना है, उसके ऊपर भी जो फाइनल स्कोर है वो डिपेंड करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड लार्ज अमाउंट ऑफ पेनल्टीज आर लेविड ऑन बैंक्स बाय द रेगुलेटर्स मेनली फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि RBI के द्वारा, जो रेगुलेटर अब हमारे RBI हैं, तो बहुत सारी पेनल्टीज लगाई गई बैंक्स पे, क्योंकि वो कंज्यूमर इंटरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया और अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज किए। जैसे आप बिना बताए इंश्योरेंस बेच लीजिए, कॉल्ड अनफेयर प्रैक्टिस। बिना कुछ बताए, बिना कस्टमर को इन्फॉर्म किया आप उसके अकाउंट से कोई चार्जेस ले लीजिए, अनफेयर प्रैक्टिस। तो इस तरीके से कुछ जब कंप्लेंट्स आती है और जब RBI अपनी इंक्वायरी करती है, तो इंक्वायरी में अगर बैंक गलत पाया जाता है तो उस पर पेनल्टी लग जाती है। सो मोर फोकस नीड्स टू बी गिवन टू डेवलप कन्विक्शन ऑन द कस्टमर्स दैट देयर राइट्स आर एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड। अब कस्टमर को आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई आपका जो प्रोटेक्शन है, आपका जो डेटा है, वो हमारे पास सुरक्षित है। हम कोई भी इस तरीके से काम नहीं करते हैं जिससे आपकी किसी भावना को ठेस पहुंचे। भावना ये ना, आप कस्टमर आके पूछेगा आपसे कि मेरे पैसे क्यों काट लिया, आप जवाब नहीं दे रहे, आप बोलेंगे इंश्योरेंस कर दिया, आप बोलेंगे कि हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कर दिया बिना बताए। तो हमारे पास ये ऑफर है, हम कस्टमर्स को हर चीज़ बता के भी कर सकते हैं और कस्टमर हमसे कन्विंस भी हो जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये चीज़ अगर जितना ज़्यादा हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो हम रिटेल बैंकिंग को उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो कि रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इसके जो अगला लेक्चर करेंगे उसमें जो रिटेल बैंकिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे और भी कुछ एक टॉपिक्स रहेंगे, और उसके साथ ही हम इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग का जो हमारा मॉड्यूल का चैप्टर होगा उसे खत्म करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए जो भी JIB की तैयारी कर रहे हैं और मई 2023 में अगर वो JIB को पास करना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम निगेटिव मार्किंग के होते हुए भी हमारी कोशिश यही है कि हम JIB को क्लियर कराएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।